आजकल आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी शोकेस की जाती है, मीडिया इवेंट होता है, यूट्यूब पे रिव्यू आते हैं, हम भी आपके लिए नई नई गाड़ियों के लॉन्च पे रिव्यू लेके आते हैं, लेकिन प्राइस नहीं बताया जाता। और फिर जब प्राइस आता है, जो कार लोगों को अच्छी लग रही थी वो भाई बाद में उनको अच्छी नहीं लगती है। कभी फीचर्स के हिसाब से उसका प्राइस मैच नहीं करता है, कभी सेगमेंट मैच नहीं करता है और गाड़ी फ्लॉप हो जाती है। और कुछ कंपनियों की सर्विस भी मायने रखती है भाई, चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा निकाल दे, लेकिन जब तक वो अपनी सर्विस नहीं सुधारेंगे प्रोडक्ट नहीं चलेगा भाई। ऐसा क्यों होता है? क्यों कंपनीज भाई अपनी गाड़ियों का आज की डेट में लॉन्च के टाइम पे प्राइस क्यों नहीं बताती? तो यही जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्यों कार कंपनियां लॉन्च के वक्त पे प्राइस नहीं बताती। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होकर फिल्म से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। सवाल, क्यों नहीं प्राइस बताया जाता लॉन्च के वक्त पे? पहला, हाइप क्रिएशन स्ट्रेटेजी। कंपनियां गाड़ी को एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाती हैं, उसके भाई साहब ऐसे ऐसे फीचर्स दिखाए जाते हैं, सेगमेंट फर्स्ट बनाया जाता है, ऐसी हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि ये फीचर्स इसमें पहली बार मिला है, ये देखो 3 स्क्रीन हमने डाल दी। ये 3 स्क्रीन का तो भाई मुझे इतना बेकार सिस्टम लगता है। आप बताना, आपको पसंद है 3 स्क्रीन या गाड़ी के अंदर नॉर्मल अपनी सिंगल स्क्रीन ही होनी चाहिए? किस चीज़ को आप सपोर्ट करते हैं? मैं सिंगल स्क्रीन को सपोर्ट करता हूँ। बाकी भेड़ चाल चल रही है भाई देश के अंदर, है 3 स्क्रीन की। नहीं तो कोई कंपनी या हमारी सरकार नहीं कहती कि आपको 3 स्क्रीन देनी है। बस डाल रहे हैं, ऐसे डालते जा रहे हैं। एडास हम दे रहे हैं, सनरूफ हम दे रहे हैं, सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। ये लाइन बहुत आजकल आपने सुनी होगी, हम भी कई बार अपने थंबनेल में डालते हैं कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आपको मिल रहे हैं। लेकिन उस सेगमेंट की गाड़ी का प्राइस तो बताओ। उस सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों के हिसाब से उसका प्राइस लोग समझेंगे ना। इसीलिए जब तक प्राइस नहीं आता, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती है और उसका प्राइस अपने आप ही लोग कम समझने लग जाते हैं। तो उससे एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, आसमान पर चली जाती है, और जब प्राइस आता है तो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। दूसरा, मार्केट रिएक्शन चेक। कंपनीज गाड़ी को दिखाती हैं, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो आता है, बाकी और सारे चैनल्स पे भी चलता है भाई, पूरा प्रमोशन चल रहा है, इंस्टाग्राम पे गाड़ी दिख रही है, हर जगह दिख रही है। जैसे फर्स्ट वाला बोला, पूरी हाइप क्रिएट हो रही है और उस हाइप के अंदर कमेंट सेक्शन होता है। यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम में कमेंट बॉक्स तो है ही। वहाँ पे देखा जाता है कि कमेंट्स में क्या आ रहा है, कितना लोग इसकी डिलीवरी के लिए उत्सुक है, कितने लोग बुकिंग करना चाहते हैं, शोरूम्स में कितनी बुकिंग आ रही है। आजकल ये कर देते हैं, बुकिंग ओपन्स फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, जैसे गाड़ी नवंबर में लॉन्च हुई तो दिसंबर मिड के अंदर बता दिया कि हाँ भाई यहाँ से बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी, फिर डिलीवरी 2 महीने बाद शुरू होती है। ये थोड़ा ना होता है यार। लेकिन इन सब के पीछे एक स्ट्रैटेजी है। आपने गाड़ी बुक कराई, फिर उन्होंने देखा कि कौन कौन से वेरिएंट्स बुक हो रहे हैं, उसी हिसाब से प्राइस रखा जाएगा, वेरिएंट्स रखे जाएंगे, कौन से वेरिएंट कितने प्राइस पे रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके जो कमेंट्स आप डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ से आइडिया लिया जाता है कि हाँ, जनता ये चीज़ चाह रही है, जनता ऐसे चाह रही है, जनता ऐसे मांग रही है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपके ऊपर भी छोड़ा जाता है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आजकल चल रही है कि प्राइस अभी नहीं देंगे, पहले हम प्रोडक्ट को दिखाएंगे, फिर उसके ऊपर कमेंट्स आने दो, बताने दो लोगों को लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे। उसके हिसाब से फिर हम इस गाड़ी का प्राइस और इसके वेरिएंट डिसाइड करेंगे। यानी पब्लिक टेस्ट पहले आएगा और प्राइस बाद में। और ये स्ट्रैटेजी मेरे को लगता है अब आने वाले बहुत सालों तक चलती ही रहेगी। लेकिन फिर वही है, आएगा इसका भी समय आएगा। तीसरा है कॉस्ट अनसर्टेनिटी। आज की डेट में आपको पता है BS6 फेज 2 नॉर्म्स है, अब आगे कैफे 3 नॉर्म्स आने हैं, उसके बाद गाड़ी के अंदर एडास डालना है, ये फीचर्स डालने हैं, वो डालने हैं, ईवी की बैटरी किस रेट में आएंगी, और भी बहुत सारे सेंसर्स लगते हैं गाड़ी के अंदर। तो कंपनी से खुद ही डिसाइड नहीं होता कि इसका प्राइस क्या रखें, कितना रखें। अब जिस सेगमेंट में आप लेके आ रहे हो, आपको उस सेगमेंट का कॉम्पिटिटिव प्राइस तो रखना पड़ेगा। लेकिन कंपनियां खुद भी क्लियर नहीं है कि क्या कॉस्ट बैठेगी, फाइनल कॉस्ट कितना होगा, टैक्स स्ट्रक्चर किस हिसाब से बैठेगा। तो इसीलिए भाई पहले गाड़ी को दिखा दो, गाड़ी की हाइप क्रिएट होने दो, गाड़ी के बारे में लोगों को पूरा जानकारी लेने दो, शोरूम्स में कितनी इंक्वायरी आ रही हैं, कितनी इंक्वायरियां बुकिंग तक आ रही हैं, और कितनी बुकिंग्स डिलीवरी में तब्दील होंगी। ये सारा डाटा जब तक नहीं आ जाता तब तक भाई प्राइस डिसाइड नहीं होता। इसलिए पहले प्रोडक्ट दिखाओ और प्राइस को लास्ट मोमेंट तक आप टालते रहो, और फिर बेस प्राइस दे देते हैं कि ये बेस प्राइस है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है।
आप देखना इस चीज़ के ऊपर कि जो गाड़ी का बेस प्राइस होता है, मतलब बेस वेरिएंट का प्राइस है और टॉप मॉडल के प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है, लाखों का डिफरेंस होता है। लेकिन बेस वेरिएंट के बाद जो धीरे 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 ऊपर जो वेरिएंट्स बढ़ते हैं उनके बीच में गैप कम होता है। हम इस जाल में फंसते हैं। अगर आप कहोगे तो बेस वेरिएंट वाला जाल है, उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो वहाँ पे भाई फंसते हैं बहुत से लोग, वहाँ लोग गलत वेरिएंट चूज़ कर लेते हैं कि अरे बेस मॉडल है, लेकिन बेस मॉडल हर बार बेहतर नहीं होता। हर किसी के लिए बेस मॉडल नहीं है और हर किसी के लिए टॉप मॉडल भी नहीं है। तो आपके लिए क्या बेहतर रहता है, आपके लिए कौन सा वेरिएंट सही रहता है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए, ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे को कितने पैसे लगाने हैं और कितने पैसे में मेरे को कितने फीचर्स मिल रहे हैं। और सबसे पहले तो भाई आप जाओ गाड़ी की सेफ्टी पे, गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी पे, ठीक है, इन चीज़ों को एंजॉय करो ना। आजकल सिर्फ फीचर्स के पीछे मत भागो भाई, गाड़ी को चलाने का मजा भी तो आना चाहिए ना। क्या फीचर्स ही थोड़ा ना गाड़ी को चलाएंगे, क्या नहीं। चौथा है कंपटीटर ट्रैप स्ट्रैटेजी। अब आपने रिसेंटली देखा होगा टाटा सियरा आई, किया की सेल्टोस आई, रेनो की डस्टर आई, किसी ने भी अपने लॉन्च के टाइम पे प्राइस नहीं बताया। ये बिल्कुल अनबायस्ड है, मैं किसी को भी ऐसे वो टारगेट नहीं कर रहा कि मैं स्पेशली किसी एक कंपनी को कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो आज की डेट में कर रही है। और शुरुआत ये महिंद्रा ने की थी प्राइस ना बताने की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो महिंद्रा हुआ, टाटा हुआ, मारुति हुआ, हुंडई हुआ, कोई भी हुआ, सभी प्राइस बताने से बचते हैं कि अगर हमने आज प्राइस बता दिया तो जिसकी गाड़ी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद लॉन्च होनी है वो 10-20 हजार कम में गाड़ी लॉन्च कर देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तो फंस जाएंगे। तो इसीलिए प्राइस इनका आखिरी हथियार होता है। प्राइस इज इक्वल टू लास्ट वेपन, के प्राइस पे तो सारा खेल है। और इंडिया जैसे कंट्री में तो भाई प्राइस पे मेन दारोमदार रहता ही है कि हम बिल्कुल प्राइस सेंसिटिव रहते हैं ना, कि भाई इतने दाम में इतना मिल रहा है। तो इसीलिए ये प्राइस ट्रैप स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। पैसा हम सबसे लास्ट में बताएंगे। अब आपको बताते हैं रियलिटी कि प्राइस आने के बाद गाड़ी फ्लॉप क्यों हो जाती है। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। रियलिटी तो आएगी ही आएगी। एक्सपेक्टेशन लोगों की कहाँ थी कि गाड़ी लॉन्च हुई है 12-13 लाख रुपए में आएगी, भाई ये तो इसी सेगमेंट की है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, गाड़ी पहुंच जाती है 17-18 लाख पे। जब वेन्यू आई थी, वेन्यू का टॉप मॉडल भाई 17-18 लाख पे पहुंचा दिया। 17-18 में बंदा यार क्रेटा ले लेगा यार, XUV700 का कोई वेरिएंट ले लेगा, स्कॉर्पियो एन उठा लेगा, भाई वो सेगमेंट ही बदल लेगा अपना। तो वही तो आता है ना कि लोग सोचते हैं यार इतने में तो मैं दूसरे सेगमेंट की गाड़ी उठाऊंगा। यहीं पे हो जाता है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी गैप। दूसरा है फीचर ओवर प्राइस लगना। अब जब तक प्राइस नहीं आया था तब तक लोगों को लग रहा था अरे भाई साहब ये तो बोनस है, तो जैकपॉट लग गया, इतने कम दाम में भाई साहब हमारे को तो हो इतने तगड़े तगड़े फीचर मिलेंगे। लेकिन जब प्राइस आता है तो वही फीचर्स भाई ओवर प्राइस लगने लग जाते हैं। जैसा पहले वाले पॉइंट में था ना कि यार इतने में तो फिर मैं दूसरी देखूंगा, इतने प्राइस में तो मुझे दूसरे फीचर्स मिल रहे हैं तो मैं उस पर जाऊंगा। यहां फर्क आता है। अब तीसरा आता है रोंग सेगमेंट पोजीशनिंग। अब वैसे तो वो गाड़ी होती है भाई आपकी कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, लेकिन उसका जो प्राइस आ जाता है वो फुल सेगमेंट एसयूवी वाला आ जाता है। तो वहां भी लोग यही सोचते हैं कि भैया देखो ना तो प्राइस मेरा मैच हो रहा है, ना फीचर्स मैच हो रहे हैं, ना सेगमेंट मैच हो रहा है, फिर मैं क्यों इस गाड़ी को लूँ। मैंने तो बेवकूफ़ी करी, 2-3 महीने इसके प्राइस के आने का इंतज़ार करा, मैंने गाड़ी बुक करा के भी छोड़ी और भाई मेरे को तो ये मिला, अब मैं ये गाड़ी नहीं लूँगा। इसीलिए जो गाड़ियों की भाई बुकिंग दबा के पहले ही कहते हैं ना हमारी 50,000 गाड़ियाँ बुक हो गई, हमारी 20,000 हो गया, हमारी 40,000, हमारी 60,000, हमारी लाख लाख तक बुकिंग्स पहुँच गई हैं, तो वो भाई फिर धड़ल्ले से ऐसे गिरती भी हैं। वो कहते हैं ना ग्राफ एकदम से यूं जाता है तो वो यूं भी आता है। तो जिंदगी यूं ठीक रहती है, ठीक है, आराम 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 से चढ़ रही है, आराम से थोड़ी सी उतरी और फिर दोबारा चढ़ी। वो वाला ग्राफ ज्यादा सही रहता है कि एकदम से शू वाला जाना। कभी भी आप देख लेना कोई गाड़ी की हाइप इतनी ज्यादा तगड़ी बनती है, लेकिन जब उसका प्राइस आता है तो वो नीचे भी जाती है और बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे जाती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि प्राइस बहुत स्पीड से ऊपर दे दिया ना उन्होंने। रिसेंट एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं विदाउट डायरेक्ट हेट, बिल्कुल अनबायस्ड बताऊंगा भाई, कोई भी कंपनी वाले इसको अपने दिल पे ना ले, ठीक है, और कोई ये ना सोचे कि मैंने इसको बोल दिया, इसको बोल दिया, उसको नहीं बोला, उसको नहीं बोला। चलिए टाटा को ही ले लेते हैं भाई, हमारे देश का लोहा, मजबूत लोहा। सेफ्टी के मामले में भाई टाटा की गाड़ियां एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर भाई। लेकिन कंसेप्ट लेवल पे हाइप इतनी बन जाती है और एक्चुअल के टाइम पे प्राइस कर देता है काम।
आप कर्व के साथ देख लो, हैरियर ईवी एक बार में हुआ लेकिन नहीं उतनी सेल्स आ रही। अभी सियरा का क्या होगा, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, देखते हैं। कुछ गाड़ियां रिकॉल तो की हैं, हुई हैं, कुछ खामियां कुछ कमियां। यही मैं हमेशा टाटा को ही बोलता हूँ, टाटा के ऑफिशियल्स को भी मैं बोलता हूँ जब भी हमें वो मिलते हैं कि सर आप इवेंट्स पे इतना खर्चा करते हैं, आप गाड़ी इतनी अच्छी बना रहे हैं, आप प्रोडक्ट इतना अच्छा बना रहे हैं, आपने R&D अपनी इतनी अच्छी कर दी है, लेकिन सर्विस सेंटर जब तक नहीं सुधरेंगे, मैं कहता हूं जो टोयोटा के सर्विस सेंटर्स हैं, मैं कहता हूं चलो मारुति के भी सर्विस सेंटर्स हैं ना, उनको भी अगर ये कंपिटिटिव मान के उनके हिसाब से भाई साहब कर लें, टोयोटा का 50% और मारुति के हिसाब की हुंडई के भी कुछ हिसाब के लिए आए, क्योंकि हुंडई की सर्विस भी बहुत अच्छी है, उसके हिसाब के लिए आए। हालांकि महिंद्रा भी अभी इतना ऊपर नहीं गया है जितना मैं कह रहा हूँ टाटा को, दोनों ही ये देश की कंपनियां। हम आपके ऊपर अपने देश का लोहा समझ के भाई विश्वास करते हैं, हमारे देश की कंपनियां हैं, लेकिन आप हमारे साथ ही ऐसी गद्दारी करो बे हैं, तो ऐसे मत करो, सर्विस सुधारो भाई। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, बहुत कह रहे विक्रम भाई आपने गाड़ी सजेस्ट की थी। मैं भाई देखो गाड़ी मैंने सजेस्ट की थी, लेकिन मैंने ये भी वार्न किया था कि सर्विस आप देख लेना, और सर्विस के मामले में आपको पता है हमारे देश में किसकी सर्विस बेटर है और किसकी नहीं है। वो कहता है ना, अबे मेरा मुंह मत खुलवाओ। दूसरा किया को ले लेते हैं, प्रीमियम फील दिखाया, फिर प्राइसिंग में अपना मारुति और महिंद्रा वाली उस वाली कैटेगरी में डाल दिया। महिंद्रा भी क्यों बचता है, फीचर लोडेड दे देता है भाई साहब, इतना कुछ दिखा देता है, फिर वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा है और फिर उसके बाद प्राइस भी इतना ज़्यादा है। यही आप देख लो इनकी महिंद्रा की XCV 9S जो 7 सीटर 700 है इनकी इलेक्ट्रिक वाली, उसके साथ देख लो आप। वेटिंग प्लस हाई प्राइसिंग इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलती है, प्रोडक्ट के ऊपर निकलती है। तो जनता तो भाई साहब जवाब मांगेगी, जनता अपना फैसला भी सुनाएगी। फैसला कहाँ जाता है, प्रोडक्ट नीचे गिर जाता है, गाड़ी की सेल्स नहीं आती हैं, फिर मार्केटिंग टीम लग जाती है अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने में, ये वो, अरे भाई साहब कैसे उठाया जाए, कैसे किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। ये वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। बढ़िया प्रोडक्ट आप बना देते हो, सर्विसिंग अच्छी कर दो और बढ़िया उसका प्राइसिंग रख दो। अब सेल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जब तक गाड़ी का प्राइस नहीं आता 1-2 महीने तक फुल हाइप जाती है, जब प्राइस आ जाता है तो बुकिंग्स में ड्रॉप आ जाता है, और जब गाड़ी को 6-8 महीने बीत जाते हैं तो डिस्काउंट कल्चर स्टार्ट हो जाता है कि गाड़ी के ऊपर आ गया इतना डिस्काउंट। अभी रिसेंटली दिसंबर में थार रोक्स के ऊपर भाई 2-2 ढाई लाख का डिस्काउंट था। बताओ, पहले ही प्राइस ढंग का ना रख लो, फीचर के हिसाब से आप प्राइस रख लो तो ये डिस्काउंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले XUV700 का एकदम से महिंद्रा ने प्राइस घटाया था। उन लोगों की क्या गलती है भाई जिन्होंने स्टार्टिंग में महंगे दाम में गाड़ियां खरीदी। अब यही चीज़ टोयोटा के साथ भी हुई थी। बीच बीच में आपने देखा कि जब सप्लाई दबा के आ जाती है और डिमांड नहीं होती तो फॉर्च्यूनर के ऊपर डिस्काउंट आ जाता है। हाइलक्स जो प्रोडक्ट है वो भाई जब तक डिस्काउंट में नहीं आया हमारे इंडिया में, वो बिका ही नहीं। डिस्काउंट पे आने के बाद वो बिक गया, लेकिन अब उतना डिस्काउंट नहीं देता टोयोटा, क्योंकि प्रोडक्शन ही उसी हिसाब से करता है कि भाई इतनी आ रही है, इतना लेना है तो लो। 12-12, 13-13, मैं कहता हूँ मैंने अपने जानकारों को 15 लाख 15.5 लाख डिस्काउंट भी दिलवा रखा है, लेकिन जब मैंने ली मेरे को उतना डिस्काउंट नहीं मिला। जब तक टोयोटा ने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी थी उतनी प्रोडक्शन नहीं रखी। तो अब ऐसे ही हो रहा है। जिमनी के साथ आप देख लो, जिमनी यहाँ इतनी नहीं बिकती, डिस्काउंट आया तो बिक गई, अब उतना डिस्काउंट है नहीं। मारुति क्या कर रही है, जाने दो जी एक्सपोर्ट में, जहां डिमांड है वहां भेज देंगे, यहां नहीं भेजेंगे। तो कंपनियां सीख क्यों नहीं लेती हैं, जब नई नई गाड़ी आती है उसकी हाइप बनी होती है, ब्रांड चर्चा में होता है, उसी दौरान अगर इसका प्राइस आ जाए तो भाई साहब और ज्यादा बढ़िया रहता है। मेरा यह मानना है कि अगर प्राइस उसी टाइम आ जाएगा तो कम से कम आपके पास एक्चुअल फिगर्स तो रहेंगे। मानता हूं प्रोडक्ट कुछ टाइम स्ट्रगल करेगा सेल्स फिगर्स में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बाद में आपको डिस्काउंट देना पड़े। जो 6 महीने बाद आप डिस्काउंट देते हो उस 6 महीने के डिस्काउंट से आप बच जाओगे। शुरू में ही थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे बच्चा भी तो धीरे 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 ग्रो करके बड़ा होता है ना, ऐसे ही आपका समय लगेगा। अब आप देख लेना किया की जो सेल्टोस है वो भाई धीरे 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 अब ग्रो करेगी, देख लेना आप। अब लोगों को उसका डिजाइन लैंग्वेज भी समझ में आने लग गया है। थोड़े से जो उसके DRL हैं वो थोड़े अजीब से लगते हैं, रियल में आप उस गाड़ी को जाके देखो नो डाउट अच्छी लगती है। अब खाली डिजाइन से फीचर्स से भाई गाड़ी नहीं बिकती, गाड़ी के चलाने में मजा आना चाहिए, गाड़ी के अंदर रोज रोज ग्लिच नहीं आने चाहिए, गाड़ी के अंदर रोज रोज कमी नहीं आनी चाहिए।
अब मेरे को देखो आप, मैं आपको बताता हूं कि मान लो मैंने कंटेंट बनाना है, तो भाई साहब टाटा महिंद्रा इनकी गाड़ियां मैं लूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खराबी आती रहेगी, ठीक है, और मैं वर्कशॉप में ले आता रहूंगा, मुझे थंबनेल मिलता रहेगा। अब टोयोटा मैंने लिया, एक तरह से यूं कह के 9 साल बाद मैंने टोयोटा वापस से लिया। वो क्यों आया मैं वापस 9 साल बाद टोयोटा पे? क्योंकि मुझे ये पता है कि यार रोज रोज मुझे वर्कशॉप के चक्कर तो नहीं कटवाएगा, इसीलिए भाई मैंने लिया। इस दौरान मैंने पता नहीं कितनी कंपनियों की गाड़ियां, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक की सब गाड़ियां इस्तेमाल करी। क्यों? टोयोटा वर्ल्ड में नंबर 1 पे रहता है रिलायबिलिटी के कारण। फीचर्स भले ही आप 2 कम दे दो, लेकिन आपकी गाड़ी रिलायबल होनी चाहिए। जो फीचर्स आपको मिले हैं वो प्रॉपर चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस चीज का काम आया उसी टाइम पे वो ठप मिला हमारे को, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंपनीज को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हो, उसके अंदर फीचर्स अच्छे अच्छे ऐड कर रहे हो, अडास अडास ये फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या आ रहा है उसके अंदर, 3-3 स्क्रीन डालनी स्टार्ट कर दी, लेकिन प्राइस, दाम, प्राइस सेंसिटिव कंट्री में धंधा कर रहे हो भाई, कैसे भूल सकते हो कि दाम सबसे लास्ट में देंगे तो प्रोडक्ट चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो आज के टाइम में भाई गाड़ी लॉन्च करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्राइस छुपाना 2 धारी तलवार जैसा है। अब जब तक गाड़ी का प्राइस नहीं आया, जब तक तो गाड़ी भाई साहब हीरो, और जैसे ही प्राइस आता है वही विलेन बन जाती है। कह रहे ना, ये गाड़ी तो हमारे काम की नहीं है। तो कंपनीज को यही करना चाहिए। अगर कोई ऑफिशियल मेरा ये वीडियो देख रहा है, किसी भी कंपनी से देख रहा है, और वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, भाई हमने भी एमबीए कर रखा है एचआरएन मार्केटिंग में, मुझे पता है भाई कुछ स्ट्रेटेजी तो, लेकिन बिल्कुल ही आप प्राइस ना बताएं, वो गलत है। एक बेस प्राइस आपने बता दिया कि बेस मॉडल का प्राइस ये है, उसके बाद भाई ले गए आप प्राइस को आसमान तक उछाल दिया आपने, और पता लगता है कि वहाँ फीचर्स पे वो ठीक था और इस पे ये खराब है, और इस पे तो वर्स्ट हो गया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और प्राइस लॉन्च के टाइम पे बता देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भाई देखो, जब हम इवेंट में जाते हैं, हम वहाँ शूट करते हैं, गाड़ी के बारे में सब कुछ जानकारी आपके लिए लेके आते हैं, और लास्ट में जब प्राइस ही नहीं होता हमारे पास, हमें भी बुरा लगता है और आपके लिए भी बुरा लगता है, दोनों ही चीज़ों में। पर क्या करें, कंपनी भी क्या करें कि जी स्ट्रैटेजी बना रखी है, अभी है नहीं, अभी प्राइस आया नहीं है, लाएंगे, अभी विचार चल रहा है। भाई थोड़ा डिले कर लो अपने इवेंट को, ठीक है, अपना जब प्राइस आपका सेटल हो जाए कि हाँ भाई हम इस प्राइस पे आएंगे, और तब हम ये चीज़ आपको सही से बता पाएंगे, तो तभी कंपनीज को भाई इवेंट रखना चाहिए, तभी गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए। मेरा तो ये कहना, नहीं तो आज तक जो होता है, जिन गाड़ियों के प्राइस टाइम पे आए हैं वो गाड़ियाँ भाई चली हैं, और जिनके नहीं वो भाई फिर हाइप का शिकार हो जाती है बेचारी। खाम में गाड़ी अच्छी होती है लेकिन प्राइस मार देता है उनको। तो जो एक खेला है, कंपनीज को एक खेला खेलना बंद कर देना चाहिए। जब गाड़ी लॉन्च करें उसी टाइम पे भाई गाड़ियों का प्राइस बता देना चाहिए। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, सुझाव जो थे वो आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।